हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हमारे द्वारा हिंदी की सीरीज़ भी स्टार्ट की गई है, जिसका पार्ट 5 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। ये सीरीज़ आपके फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी ये सीरीज़ इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप सभी लोग हमारी इस सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए आज के सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.6 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, स और ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं। देखिए, श ह ये आपके कहलाते हैं संघर्षी व्यंजन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, व्यंजनों की बात करें, व्यंजन क्या होते हैं? स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले जो वर्ण होते हैं ये आपके व्यंजन कहलाते हैं, अर्थात इनका उच्चारण स्वतंत्र नहीं किया जा सकता। और हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या की बात करें तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 मानी जाती है व्यंजनों की संख्या हिंदी वर्णमाला में। और सामान्यतः व्यंजनों के विभिन्न प्रकार होते हैं। ध्यान रखिएगा, सामान्यतः व्यंजनों के विभिन्न प्रकार होते हैं। जैसे कि कौन कौन से प्रकार है? देखिए, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। इसके अलावा आपका अनुनासिक व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन। इसके अलावा होता है ऊष्म या फिर संघर्षी व्यंजन, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। इसके अलावा होता है आपका अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और आपका संयुक्त व्यंजन। तो व्यंजनों के विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे कि आपका स्पर्श व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन, ऊष्म या फिर संघर्षी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन या फिर संयुक्त व्यंजन। और यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन में आपके संघर्षी व्यंजन की बात हो रही है। तो बात करें संघर्षी व्यंजन की, ऊष्म या फिर संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में, ध्यान दीजिएगा, जिनके उच्चारण में एक प्रकार की गर्माहट पैदा होती है, जिनके उच्चारण में एक प्रकार की गर्माहट पैदा होती है, तो ये व्यंजन ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। और इन्हीं व्यंजन को, ऊष्म व्यंजन को ही संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। और ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं आपके? श, स और ह। अब इनके वर्ग की बात करें तो आपका ये वाला जो श है ये आपका तालव्य वर्ग का है, यानी कि तालु से ये इसका उच्चारण किया जाता है। इस स की बात करें तो ये मूर्धन्य वर्ग में आता है, यानी कि मूर्धा से इसका उच्चारण किया जाता है। श जो व्यंजन है ये किस वर्ग का है? ये है आपका वत्सर्य वर्ग का, वत्सर्य वर्ग का है ये, यानी कि दंत मूल से इसका उच्चारण किया जाता है। और आपका ह जो है ये स्वर मंत्र है, यानी कि कंठ के अंदर से इसका उच्चारण किया जाता है। तो जिसके उच्चारण में एक प्रकार की गर्माहट पैदा होती है ये आपके क्या कहलाते हैं? ये आपके स्पर्श या फिर संघर्षी व्यंजन या फिर आपके ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे और इनका वर्ग कौन कौन सा है ये भी आप ध्यान रखिए। अगला देखिए, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? देखिए, हिंदी वर्णमाला की बात करें तो इसमें अयोगवाह वर्ण कई बार बताए हैं मैंने आपको। अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं? तो आपका अंग और अह ये दोनों हैं अयोगवाह वर्ण। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, वर्ण की बात करें तो भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या फिर ध्वनि कहलाती है। और अयोगवाह के अनुसार अंग एवं विसर्ग अह, अयोगवाह के अनुसार अंग की मात्रा या फिर विसर्ग अह को स्वरों के साथ रखा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। अयोगवाह के अनुसार अंग
की जो मात्रा है और विसर्ग अह जो है इसको किसके साथ, स्वरों के साथ रखा जाता है। अयोग व स्वर अंग और अह, अयोग व स्वर कौन से होते हैं, अंग और अह होते हैं। तो अयोग व स्वर अंग और अह उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन, ध्यान रखिएगा, उच्चारण की दृष्टि से ये क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन होते हैं, लेकिन लेखन की दृष्टि से, लेखन की बात करें तो लेखन की दृष्टि से ये स्वर होते हैं। ये ध्यान रखेंगे, उच्चारण की दृष्टि से होंगे व्यंजन, लेकिन जो लेखन की दृष्टि है इससे ये स्वर होते हैं। और अयोग वा जो होता है इनका प्रयोग विसर्ग के रूप में किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, विसर्ग के रूप में हमेशा इनका प्रयोग किया जाता है अयोग वाह का। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। अगला देखिए, व्रत धातु में णुमूल प्रत्यय लगने पर शब्द रूप क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। व्रत धातु में अगर णुमूल प्रत्यय लगता है तो इसके लगने पर शब्द का रूप क्या हो जाएगा, ये बताना है। जिन लोगों को आंसर आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, जल्दी से कमेंट कीजिए जिन लोगों को आंसर आ रहा है। देखिए, सबसे पहले प्रत्यय की हम बात करें तो प्रत्यय का संधि विच्छेद क्या होता है, प्रति धन ऐ, इसका संधि विच्छेद होता है। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, प्रतिधन ऐ का पीछे चलना, पीछे चलना प्रत्यय का अर्थ है। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो शब्दों के एंड में जुड़कर, जो शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या फिर विशेषता लाते हैं। और प्रत्ययों का अपना अर्थ कुछ भी नहीं होता। और प्रत्यय के भेद की बात करें तो दो भेद इसके होते हैं। एक तो होता है आपका कृत प्रत्यय, दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। तो दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। अब बात करें णुमूल की, णुमूल आपका णुमूल प्रत्यय है ना, तो णुमूल प्रत्यय में क्या शेष रहता है, अम शेष रहता है। ये ध्यान रखेंगे, ये मेन पॉइंट है ध्यान रखने वाली, कि जब हम णुमूल प्रत्यय किसी भी धातु में या किसी भी शब्द में हम णुमूल प्रत्यय लगाते हैं तो उसका क्या शेष रहता है, अम शेष रहता है। देखिए, णुमूल प्रत्यय क्या होता है ये भी ध्यान रखेंगे। एक क्रिया को बार बार करके जब दूसरी क्रिया हो तो णुमूल प्रत्यय लगता है। ये ध्यान रखिए, एक क्रिया को बार बार करके जब दूसरी क्रिया हो तो वहाँ पर क्या लगता है, णुमूल प्रत्यय लगता है। तो णुमूल प्रत्यय का मैंने बताया अम शेष रहता है। अगर हम कत्वा प्रत्यय, किसी भी धातु में अगर हम कौन सा प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय लगाते हैं, किसी भी धातु में अगर हम कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो उसमें क्या शेष रहता है, त्वा शेष रहता है। और इसमें क का क्या हो जाता है, विलोप हो जाता है, क का इसमें विलोप हो जाता है और त्वा केवल शेष रहता है। और यदि हम किसी भी धातु में ल्यप प्रत्यय लगाते हैं, ल्यप प्रत्यय किसी भी धातु में हम लगाते हैं तो किसी भी धातु में ल्यप का केवल य शेष रहता है, केवल इसमें क्या शेष रहता है, य शेष रहता है। ल्यप जब प्रत्यय लगाते हैं किसी धातु में इसमें सिर्फ य शेष रहता है। और इसी तरह णुमूल प्रत्यय की बात कर रहे हैं हम, तो इसमें णुमूल प्रत्यय किसी भी धातु में लगता है तो इसमें क्या शेष रहता है, अम शेष रहता है। तो ये ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे आपका व्रत है, व्रत धातु है। अब इसमें हमने अम प्रत्यय ऐड करना है तो आपका क्या हो जाएगा, व्रत तो है ही, इसमें अम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, व्रतम। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्रतम। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है प्रत्ययों का यूज़ कैसे होता है। और हम बात करें इक प्रत्यय की, इक प्रत्यय से भी अक्सर आईओ के द्वारा क्वेश्चन बनते हैं और अधिकतर क्वेश्चन जो है ना वो इक प्रत्यय से ही बनते हैं। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिए। देखिए, इक प्रत्यय क्या होता है, किसी भी शब्द में इक प्रत्यय लगने पर यदि उस शब्द के प्रारंभिक अक्षर के उच्चारण में अ या फिर आ आता है तो उसमें क्या हो जाता है, आ की मात्रा आ जाती है। ये ध्यान रखेंगे, ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसको नोट हो सके तो नोट कर लीजिए। किसी भी शब्द में एक प्रत्यय लगने पर यदि उस शब्द के प्रारंभिक जो अक्षर होगा, उस शब्द के प्रारंभिक अक्षर के उच्चारण में अ या फिर आ आता है तो
उसमें क्या हो जाता है, आ की मात्रा आ जाती है तथा अंत में इक प्रत्यय जुड़ जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बात करें धर्म की, धर्म में हम इक प्रत्यय लगाते हैं। तो देखिए पहला जो प्रारंभिक जो इसमें अक्षर है, प्रारंभिक अक्षर क्या है, ध है ना, तो ध में क्या हो जाएगा, या फिर अ आए या फिर आ आए तो आ की मात्रा आ जाएगी। तो ध में अ का उच्चारण आ रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा इसका, यानी कि धा हो जाएगा, धा। और इसमें इक प्रत्यय लगाना है तो क्या हो जाएगा, धर्म है ना, तो म में ई की मात्रा लगा देंगे तो मी हो जाएगा, और क तो है ही है आपका, तो धार्मिक हो जाएगा। धर्म में एक प्रत्यय लगाने से धार्मिक हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, प्रारंभिक अक्षर में अ या आ आता है तो क्या हो जाएगा, आ जाएगा और इक प्रत्यय उसमें जुड़ जाएगा। और बात करें यदि प्रारंभिक जो अक्षर है उसमें ई, छोटी बड़ी ए और ऐ आए तो उसमें क्या हो जाएगा, ऐ की मात्रा जुड़ जाती है। अगर अ और आ था तो उसमें आ की मात्रा जुड़ रही थी। यदि छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ आता है तो क्या हो जाएगा, उसमें ऐ की मात्रा जुड़ जाती है तथा अंत में क्या हो जाता है, इक प्रत्यय लग जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखिए नीति, यहाँ पर नीति एक शब्द ले लेते हैं, नीति में इक प्रत्यय हम लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे पहला जो प्रारंभिक अक्षर है उसमें मैंने बोला क्या हो जाएगा, ऐ की मात्रा लग जाएगी, यानी कि नौ में ऐ की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, न हो जाएगा। वैसे ही इसमें इक प्रत्यय, ती में इक प्रत्यय लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, तिक। तो आपका क्या हो जाएगा, नीति में इक प्रत्यय लगाया तो क्या हो जाएगा, नैतिक हो जाएगा। अब यदि प्रारंभिक अक्षर के उच्चारण में छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ आता है तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें औ की मात्रा आ जाएगी और अंत में क्या हो जाएगा, आपका इक प्रत्यय लग जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये चीज़ें छोटी छोटी जो मेन चीज़ें पॉइंट जो है वो ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं। यहीं से आपको क्वेश्चन आप सही या गलत कर सकते हैं। तो ये पॉइंट अगर आपने ध्यान में रख लिया तो आप कोई भी इक प्रत्यय से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए या फिर नुमूल प्रत्यय से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप करेक्ट करके आ सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निर्वासित में प्रत्यय है। देखिए निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है ये आपको बताना है। मैंने बोला कि प्रत्यय कहाँ पर लगते हैं, किसी भी शब्द के या फिर धातु के एंड में, यानी कि अंत में प्रत्यय लगते हैं। अब देखिए यहाँ पर कौन सा प्रत्यय एंड में जुड़ा हुआ है, आपका प्रत्यय कौन सा प्रत्यय, सित आ रहा है ना, तो सी में ई का उच्चारण होना है तो ई और त, इत प्रत्यय इसमें लगा है तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इत। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखेंगे इसमें कौन सा, निर्वासित में कौन सा प्रत्यय लगा है, इत प्रत्यय लगा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगला देखिए आचार का विलोम शब्द क्या है। तो आचार का विलोम शब्द तो सभी को आता होगा, दुराचार इसका विलोम शब्द होता है, ऑप्शन सी। अगला देखिएगा, आपको सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर करना है आपको अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। देखिए बहुत कम व्यू आ रहे हैं। देखिए जिस हिसाब से मैं मेहनत करके आपको बताती हूँ, एक एक पॉइंट इन डिटेल में समझाती हूँ, तो उस हिसाब से आप सभी लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा मेरा कि ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपको ये क्लास कंटिन्यूसली चाहिए तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कीजिए। देखिए अराउंड एक दिन में 1000 व्यू आते हैं इसमें, अगर 200 लोग भी शेयर करते हैं तो ये जो चैनल है, ये वीडियो है, कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएगी। वाकई जिन लोगों को वाकई इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिनके पास बुक्स नहीं होती है, जो सही में मेहनत करना चाहता है, तो उन लोगों तक इस सीरीज़ को पहुँचाइएगा। आप सभी से इतना ही अनुरोध कर सकते हैं कि आप सभी लोग इतनी ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप सभी लोग शेयर कर दीजिए इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा। तो जिन लोगों ने अभी भी नहीं किया है शेयर, जल्दी से शेयर कर दीजिए।
अगला देखिए सारंग का पर्यायवाची है। देखिए सारंग का पर्यायवाची क्या होता है? सारंग का पर्यायवाची मोर, हाथी, घोड़ा क्या होता है सारंग का पर्यायवाची? तो देखिए सारंग का पर्यायवाची होता है आपका मोर, हाथी, घोड़ा, सभी होता है तो उपयुक्त सभी सही हैं। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए ईश्वर रेछा में कौन सी संधि है? ईश्वर रेछा में बताना है कौन सी संधि है आपकी? गुण संधि। ईश्वर रेछा में है गुण संधि। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए गुण संधि में क्या होता है? यदि अ और आ, यदि अ और आ के बाद ई या फिर बड़ी ई, छोटी या बड़ी ई, ऊ या फिर बड़ा ऊ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ और री स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए, ओ और अर हो जाता है। अतः अ, ए, ओ, अ, ए और ओ वर्णों को क्या कहा जाता है? गुण वर्ण कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे आपका ईश्वर रेखा का संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा? ईश्वर धन इच्छा। इसका संधि विच्छेद करें तो ईश्वर धन इच्छा हो जाएगा। अब देखिए ईश्वर र, यहाँ पे किसका उच्चारण आ रहा है? अ का। यहाँ पे अ आ गया और यहाँ पे ई है आपका, तो अ और ई मिलकर क्या बनाएंगे? आई बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा आपका? ईश्वर इच्छा, ए की मात्रा लग जाएगी यहाँ पे, तो ये ध्यान में रखना है। ए हो जाएगा, सॉरी आई नहीं, ए हो जाएगा। तो ईश्वर रेछा, ए की मात्रा लग जाएगी यहाँ पे आपकी। अगला देखिएगा विपन्न का विलोम शब्द है। देखिए विपन्न, इसका विलोम शब्द क्या होता है? संपन्न। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से असंगत यानी बेमेल शब्द का चयन करना है। देखिए इसमें असंगत लेखक, पाठक और प्रकाशक, ये तो सिमिलैरिटी है ना इन शब्दों में, लेकिन संवाददाता जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट यानी कि बेमेल है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से संगत यानी असंगत यानी बेमेल शब्द का चयन करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? शारीरिक, दैहिक और मानसिक, ये तो आपके बॉडी से रिलेटेड है, शारीरिक, दैहिक और मानसिक। लेकिन जो आपका ये आधी है ये डिफरेंट शब्द है, तो बेमेल शब्द हो जाएगा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा? इसमें आपको शुद्ध शब्द तो आ ही जाएगा, अन्वेषण इस तरीके से लिखा जाता है, अन्वेषण। ऑप्शन ए या ऑप्शन सी भी यहाँ पे आपका राइट ही दिया है, सॉरी ऑप्शन सी तो गलत है, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि शौ और शौ का डिफरेंस है ना इसमें, तो अन्वेषण आपका ऑप्शन ए वाला करेक्ट है। अगला देखिए, शुद्ध वर्तनी या शुद्ध शब्द का चयन करना है। वर्तनी क्या होती है? शब्द, या फिर वर्तनी भी कहते हैं इसको। तो शुद्ध शब्द या वर्तनी है आपका कैसे? त्रिदोष, त्रिदोष इस तरीके से लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन करना है। अब देखिए इनमें से अशुद्ध भाग कौन सा है? आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए इसका आंसर कैसा होगा, कौन सा इसका आंसर होगा। और जिन लोगों ने अभी भी शेयर नहीं किया है सेशन को, जल्दी से आप सभी लोग शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। तो देखिए अशुद्ध भाग का इसमें चयन करना है। जो लोग गिरगिट जैसा रंग परिवर्तित करते हैं, आप चाहते हैं कि मैं उन पर भरोसा करके धोखा खाऊं, कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो लोग गिरगिट जैसा रंग परिवर्तित करते हैं, तो ये आपका अशुद्ध भाग है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अगला देखिए, निम्न वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन करना है। देखिए अशुद्ध भाग इसमें कौन सा हो जाएगा? आपके सामने चार ऑप्शन हैं। विद्यार्थियों ने प्राचार्य को एक गेंदे की माला पहनाई, कोई त्रुटि नहीं। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कैसे होगा? देखिए विद्यार्थियों ने प्राचार्य को, यानी कि जो स्टूडेंट हैं, इन्होंने अपने टीचर को एक गेंदे की माला पहनाई। गेंदे की माला तो नहीं कहते ना, अगर हम
किसी भी फूल की माला पहनाते हैं तो उसके लिए फूल शब्द का यूज़ करते हैं। तो गेंदे की माला यहाँ पे थोड़ा सा अशुद्ध भाग है, तो आपका ऑप्शन सी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा और अशुद्ध भाग हो जाएगा। अगला देखिए, किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु के लिए एक शब्द क्या है? किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु के लिए एक शब्द होता है थाती। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखिए, जिसके पास कुछ ना हो के लिए एक शब्द क्या है? जिसके पास कुछ ना हो इसके लिए एक शब्द हो जाता है अकिंचन। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कच्चे घड़े में पानी भरना मुहावरे का अर्थ है। कच्चे घड़े में पानी भरना, इस मुहावरे का अर्थ होता है क्या? ठीक ढंग से काम न करना। कच्चे घड़े में पानी भरना का मतलब होता है ठीक ढंग से काम न करना। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छाती भर पत्थर मुहावरे का अर्थ है। देखिए, छाती भर पत्थर मुहावरे का अर्थ होता है क्या? असहनीय दुख। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर। मुहावरों से भी अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन सभी मुहावरों को आप नोट कर लीजिए। अगला देखिए, जस दुल्हा तस बनी बारात लोकोक्ति का अर्थ है। देखिए, जस दुल्हा तस बनी बारात, इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? सभी साथी एक ही जैसे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कांति शब्द का पर्यायवाची है। कांति शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? कांति का पर्यायवाची होता है शोभा। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ओके गाइज, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको आज की ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आज का ये सेशन आपको पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइएगा आज का ये सेशन आपको कैसा लगा। चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।